आज के क्लास में हम लोग कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है या सबसे पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन प्रतीक मैथुन के लिए है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंबल ऑफ मेटिंग? तो इसका आंसर है डी नंबर। ठीक है, यहाँ भी डी नंबर होगा। आज के क्वेश्चन आंसर दोनों इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में है, दोनों माध्यम में है। ठीक है, चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा है निम्न में से कौन सा क्रोमोसोमीय विकार नहीं है? कहता है कि इनमें से कौन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्रोमोसोमल डिसऑर्डर? इसमें कौन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर नहीं है? देखिए, डाउन सिंड्रोम जो होता है इसमें क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम भी, ठीक है, टर्नर सिंड्रोम भी, यानी क्रोमोसोम की संख्या बढ़ती घटती है तो उसको हम लोग क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कहते हैं। और फेनाइलकीटोनुरिया जो होती है इसमें क्या होता है, ये एक तरीके का म्यूटेशन होता है, जीन म्यूटेशन। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होगा, जो कहता है नहीं है, अगर हाँ होता तो ये डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम सब होता, लेकिन ये नहीं है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? फेनाइलकीटोनुरिया, ये वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। और नेक्स्ट में हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस जंतु में मादा विषम युग्मकता पाई जाती है? इसका इंग्लिश है इन विच ऑफ द फॉलोइंग फीमेल हेट्रोगैमेटी इज फाउंड? तो ये पक्षी में होता है। ठीक है, अक्सर आप लोग ये पढ़े होंगे कि जैसे मान लेते हैं कि ह्यूमन है, ठीक है, तो ह्यूमन का जो मेल होता है तो इसमें क्या होता है भाई, एक्स और वाई होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ एक्स और वाई, ह्यूमन का जो मेल होता है वो एक्स और वाई होता है। क्या होता है? एक्स, और ये एक्स होगा और वाई होगा, एक्स एंड वाई। ठीक, तो देखिए, एक ये गैमीट बनाती है, एक ये गैमीट बनाता है, यानी कि जब दो अलग अलग तरह का गैमीट बनता है तो इसको हम लोग हेट्रोगैमीट कहते हैं, और जो ऐसा बनाता है उसको हेट्रोगैमेटिक कहते हैं। ठीक है, और फीमेल जो होता है मनुष्य का, ये होता है एक्स एक्स। तो फीमेल दोनों गैमीट एक तरह का बनाता है, ठीक है, या एक तरह की बनाती है। तो फीमेल क्या होगा, एक तरह का जब गैमीट बनाती है तो फीमेल हो गया होमोगैमेटिक, और दो एक तरह का गैमीट बनता है तो होमोगैमीट हो जाएगा। लेकिन बर्ड्स का जो फीमेल होता है इसमें डब्लू और जेड, डब्लू एंड जेड क्रोमोसोम होता है फीमेल में। तो यहाँ पर देखिए, डब्लू अलग गैमीट बनाएगा, जेड अलग गैमीट बनाएगा, तो दो अलग अलग तरह का गैमीट बना रही है बर्ड्स के फीमेल, इसलिए क्या हो जाएगा, बर्ड्स हेट्रोगैमेटी हो जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा? पक्षी होगा, या इंग्लिश में बर्ड्स होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विषम युग्मजी पौधे में जो लक्षण होता है उसे कहते हैं द ट्रेट विच इज एक्सप्रेस्ड इन हेट्रोजाइगस प्लांट इन नॉन एज। देखिए, हेट्रोजाइगस प्लांट जो होते हैं, हेट्रोजाइगस प्लांट में जैसे मान लेते हैं कि जैसे सपोज मान लेते हैं ये कैपिटल टी एलील और स्मॉल टी एलील, ये हेट्रोजाइगस हो गया। तो ये अक्सर क्या होता है, हेट्रोजाइगस में अक्सर क्या होते हैं कि ये जो एलील जो कैपिटल वाला होता है वो अक्सर डोमिनेंट होता है। ठीक है, डोमिनेंट मतलब प्रभावी होते हैं। ठीक है, तो हेट्रोजाइगस प्लांट में कहता है कि विषमयुग्मी पौधे में जो लक्षण व्यक्त होता है उसे कहते हैं क्या, डोमिनेंट होगा। हेट्रोजाइगस में क्या होता है, डोमिनेंट होता है। हालांकि होमोजाइगस एलील अगर दोनों टी रहेगा तो भी दोनों क्या होगा, डोमिनेंट होगा। अब देखिए, इसमें बड़ा कंफ्यूजन की बात है, कभी कभी जी ये जो होता है दोनों अपना अपना अलग अलग कैरेक्टर दिखा देता है, जिसको हम लोग कहते हैं को डोमिनेंट भी कहते हैं। ठीक है, और पार्शियली डोमिनेंट भी हो सकता है, दोनों मिल करके कोई एक अलग कैरेक्टर बना दे। ठीक है, तो इसमें सबसे सही आंसर जो है वो है ये डोमिनेंट कैरेक्टर। ठीक है, डोमिनेंट कैरेक्टर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
5 नंबर, कहता है ए बी ओ रुधिर वर्गों के लिए कितने प्रकार के जीनोटाइप हैं। तो 3 प्रकार के जीनोटाइप होते हैं। ये 3 प्रकार का इसमें जीनोटाइप होता है। ये 3 आंसर हो जाएगा, 3 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं हम लोग। और 6 में क्वेश्चन है, निम्न में किस वैज्ञानिक ने रिकॉम्बिनेशन मैप बनाया है। तो इसका सही आंसर है स्टूडेंट ने बनाया था, तो इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 7 नंबर में आते हैं हम लोग। 7 नंबर है, एक संकर संकरण प्रयोग के आधार पर वंशागति के कौन कौन से नियम प्रतिपादित किए गए। यानी ये कहता है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो होते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो एक्सपेरिमेंट है उसमें कहता है जो हेरिडिटी है या वंशागति है उसमें कौन कौन से लॉ को दिखाया गया। तो देखिए इसमें एक्चुअली जो लॉ दिखाया गया है मेन, तो वो जो है वंशागति में मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। देखिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो दिखाया गया, जैसे मान लेते हैं कि ये एक प्लांट है और एक प्लांट ये है। ठीक है, दोनों प्योर है, तो इससे 4 प्रोजेनी अगर बनाते हैं हम लोग तो ये इस तरीके से बनेगा। तो ये किसको दिखा रहा है, ये दिखा रहा है यहाँ पर प्रभाविता के नियम को ये दिखा रहा है, यानी लॉ ऑफ डोमिनेंट को दिखा रहा है कि एक दूसरे पर डोमिनेंट होता है। ठीक है, और रिसेसिव भी है, चूंकि ये प्लांट कैसा होगा, ये हाइब्रिड टॉल का लता है, यानी कि कैपिटल टी एलील जो है वो स्मॉल टी एलील पर क्या है, प्रभावी है या डोमिनेंट है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सिर्फ एक, यानी कि ओनली 1। तो ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है व्हिच पेंटो शुगर इज प्रेजेंट इन आरएनए। आरएनए में पेंटो शुगर जो होते हैं या आरएनए में कौन पेंटो शर्करा उपस्थित होती है, तो वो होता है राइबोज। और इसको याद रखना एकदम आसान है। ये जो पेंटो शुगर होते हैं, पेंटो शुगर होते हैं, एक होता है डीऑक्सीराइबोज, एक होता है राइबोज शुगर। तो ऐसे भी पता चलता है डी से डीएनए, डी से डीऑक्सीराइबोज। यानी डीएनए में डीऑक्सीराइबोज होता है, आर से आरएनए, आर से राइबोज। ठीक है, तो आर से राइबोज, आर से आरएनए, ये इस ट्रिक है एक याद रखने का। तो आरएनए में हमेशा राइबोज शुगर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, क्वेश्चन नंबर हम लोग का 9 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं हम लोग। ये कहता है निम्न में किस कारणवश डीएनए कुंडली के दोनों न्यूक्लियोटाइड रज्जुकों के बीच लगभग समान दूरी बनाए रखता है। ठीक है, प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का आधार फॉस्फेट शर्करा बना होता है। ठीक है, ठीक, ये तो होगा प्रत्येक न्यूक्लियर श्रृंखला का आधार फॉस्फेट शर्करा बना होता है। दोनों पॉलीन्यूक्लियर रज्जुकों के एंटी पैरेलल पोलैरिटी होती है। ठीक है, दोनों रज्जुकों के बेस हाइड्रोजन बॉन्ड के माध्यम से जोड़े होते हैं। डीएनए में प्यूरिन पाइरिमिडीन से विपरीत होता है, के विपरीत आता है। ठीक है, प्यूरिन पाइरिमिड के विपरीत आएगा। इसमें देख लीजिए आप, कहता है ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स देयर इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल डिस्टेंस मेंटेन्ड बिटवीन 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। ये कहता है डिस्टेंस की बात कर रहा है। ठीक है, तो बेस पेयर जैसे मान लेते हैं ये एक स्ट्रैंड है डीएनए का, ये डीएनए का मान लेते हैं कि ये एक स्ट्रैंड है, ये डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड है, ये इसका बेस पेयर होता है। ठीक है, तो ये जो बेस पेयर के बीच की जो दूरी होती है, जो डिस्टेंस होता है, ये एकदम फिक्स होती है, अप्रॉक्स फिक्स होती है। 3.4 एंगस्ट्रॉम अप्रॉक्स से इसकी दूरी होती है। इसका सही आंसर होना चाहिए द बेस इन द 2 स्ट्रैंड आर पेयर्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मिंग बेस पेयर, यानी कि सी नंबर, इसका सी नंबर सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए सी नंबर इसको क्लियर कर देते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रीजन फॉर स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए। कहता है डीएनए को स्थिर रखने का कौन सा कारण इसमें नहीं है। ठीक है, कौन सा कारण नहीं है। पहला है बोथ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, ये तो एकदम सही बात बोल रहा है ये। उसके बाद दूसरा नंबर है रिपेयर इज पॉसिबल इन डीएनए। ठीक है, इन डीएनए एवरी न्यूक्लियोटाइड रेसिड्यू हैज टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन द पेंटोस शुगर, नहीं गलत, एक पेंटोस शुगर में जो होगा वो एक ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। तो ये पूछ क्या रहा है, गलत वाला कौन सा है वो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, सही आंसर इसका क्या होगा, सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के विकास पर प्रक्रम एक बिंदु से शुरू अन्य भूभौगोलिक क्षेत्रों तक प्रसारित होने को क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कई तरह के दे दिए हैं, इसके आंसर दिए गए हैं, 4 विकल्प है इसमें। स्पेसिएशन, प्राकृतिक चयन, अनुकूली विकिरण, जीन प्रवाह। इंग्लिश में क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पेसीज इन अ गिवन ज्योग्राफिकल एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट एंड रेडिएटिंग टू अदर ज्योग्राफिकल एरियाज इज नॉन एज। ओके, इसमें सबसे पहला है स्पेसिएशन, दूसरा है नेचुरल सिलेक्शन, एडेप्टिव रेडिएशन एंड जीन फ्लो। देखिए इसका सही आंसर जो होगा वो होगा आपका एडेप्टिव रेडिएशन। क्यों, देखिए किसको कहा जाता है एडेप्टिव रेडिएशन। मान लिया जाए किसी एक पॉइंट से, ये एक कोई ज्योग्राफिकल एरियाज है, यहाँ से इवोल्यूशन कहता है प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन डिफरेंट स्पेसीज इन ए गिवन। अब यहाँ पर कई स्पेसीज ए बी सी डी, बहुत सारा स्पेसीज यहाँ पर इवोल्यूशन किया, विकास किया। ठीक है, जब विकास हो गया यहाँ से एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट, किसी एक पॉइंट से हुआ, एंड रेडिएटिंग टू अदर, और फिर कहता है दूसरे ज्योग्राफिकल एरियाज में। ये मान ले दूसरा ज्योग्राफिकल एरियाज है, स्टार्ट यहाँ हुआ था, यहाँ पर बना स्पेसीज वगैरह, और फिर यहाँ से क्या हो गया दूसरे ज्योग्राफिकल एरियाज में आ गया। तो अगर किसी एक ज्योग्राफिकल एरियाज में किसी भी स्पेसीज का या डिफरेंट स्पेसीज का इवोल्यूशन होता है और फिर दूसरे ज्योग्राफिकल एरियाज में चले जाते हैं, इसको हम लोग कहते हैं अडेप्टिव रेडिएशन। हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं अनुकूली विकिरण। इसलिए इसका सही आंसर जो होगा वो होगा सी नंबर। ठीक है, इसका सही आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से कौन कथन जीवन की उत्पत्ति के बारे में असत्य है। ओपेरिन और हाल्डेन, यह हाल्डेन के अनुसार जीवन का पहला स्वरूप पूर्व विद्यमान जीवन रहित कार्बनिक अणु से आया हुआ हो सकता है। ठीक है, ये एकदम सही बात है। दूसरा बात, जीवन की उत्पत्ति के समय वायुमंडल में मुक्त ऑक्सीजन नहीं था, नहीं मुक्त ऑक्सीजन था। पृथ्वी की संरचना 4.5 मिलियन वर्ष पूर्व माना जाता है, ये भी बात सही है। ठीक है, ये बात सही है। मिलर ने अपने प्रयोग में बंद फ्लास्क में ऑक्सीजन, मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया तथा 800 डिग्री सी तापक्रम पर विद्युत डिस्चार्ज का प्रयोग किया, ये तो किया था, ये सब सही है। ये गलत है। जीवन की उत्पत्ति के समय वायुमंडल था, वायुमंडल में मुक्त ऑक्सीजन, यानी कि जब ऑरिजिन ऑफ लाइफ हो रहा था तो उस समय जो एटमॉस्फेयर थे उसमें फ्री ऑक्सीजन, ठीक है, फ्री ऑक्सीजन जो थे वो वहाँ पर मौजूद था, लेकिन यहाँ लिखा हुआ नहीं था, तो ये गलत है। तो यहाँ गलत आंसर ही मांग रहा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है हम लोग का। निम्नलिखित में से किसके द्वारा डीएनए अंगुली छाप तकनीक का प्रारंभिक विकास किया गया। तो सर एलेक्स जेफरीज, देखिए यहाँ पर सर भी लगा सकता है, ये सर, ठीक है, पूरा नाम इसका देता है कभी कभी, सर एलेक्स जेफरीज। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा, ए नंबर। सही आंसर क्या होगा, ए नंबर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल पर दमनकारी प्रोटीन लैक ऑपेरॉन से बनता है। देखिए कोई भी रिप्रेसर प्रोटीन होगा
या को रिप्रेसर प्रोटीन से भी जुड़ता है। यानी कि लाइकोपेरॉन एक मॉडल होता है जिसमें कि प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, प्रोटीन बनता है, फिर उससे एंजाइम बनता है। तो लाइकोपेरॉन मॉडल में कई सारे जीन होते हैं। ठीक है, लाइकोपेरॉन, लाइक मतलब लैक्टोज शुगर, ओपेरॉन जो कि जीन का एक छोटा सा, डीएनए का एक छोटा सा पार्ट होता है जिसमें कई सारे जीन फिर होते हैं जो एक ही साथ डीएनए से ट्रांसक्राइब होता है। ठीक है, तो उसमें जो अलग अलग पार्ट होते हैं, एक ही जीन में कई पार्ट होते हैं, जैसे प्रोमोटर जीन, ऑपरेटर जीन, रेगुलेटरी जीन, ठीक है, स्ट्रक्चरल जीन। तो प्रोमोटर जीन जो होता है इसी से जुड़ता है। ठीक है, इसी से प्रोमोटर जीन से जुड़ता है जो कि ये फैसला करता है कि प्रोटीन बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? सी नंबर, यानी प्रोमोटर जीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 आते हैं हम लोग, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट ट्राइकोडर्मा। देखिए सबसे पहला बात यहां पर देखिए क्या है, ट्राइकोडर्मा जो होता है एक फंगस है, ये फ्री लिविंग फंगस है और ये बायो कंट्रोल, यानी कि अगर हम इसका छिड़काव प्लांट वगैरह सब पर कर दें तो ये दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने का काम करता है। ठीक है, दूसरे पैथोजन को। और ये अक्सर रूट इकोसिस्टम में होता है, यानी प्लांट का जो रूट होता है वहां पाया जाता है। ये बैक्टीरिया नहीं है। इनकरेक्ट जो असत्य है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट जो असत्य, तो इट इज अ फ्री लिविंग बैक्टीरिया, ये सत्य नहीं है, असत्य है। तो ये वाला आंसर इसका होगा। ठीक है, ये बैक्टीरिया दिया हुआ जबकि ये फंगस है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका होगा बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन साइट्रिक एसिड या साइट्रिक अम्ल उत्पादन करता है? एसिटोबैक्टर एसिटी, एस्परजिलस नाइजर, लैक्टोबैसिलस, सैक्रोमाइसिस सर्विसी। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस साइट्रिक एसिड? एसिटोबैक्टर एसिटाई ये तो करता है भाई, एस्परजिलस ये नहीं करता है, ये नहीं करता, ये नहीं करता, सॉरी। ठीक है, देखिए साइट्रिक एसिड का जो फॉर्मेशन होता है वो होता है एस्परजिलस नाइजर नाम के फंगस से। ठीक है, इससे। तो इसका सही आंसर होगा ये। ठीक है, आंसर नंबर बी, सही आंसर इसका आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 में है, 17 में निम्नलिखित में से कौन कथन स्ट्रेप्टोकाइनेज के बारे में गलत है? कहता है गलत है। ठीक है, स्ट्रेप्टोकाइनेज है क्या? स्ट्रेप्टोकाइनेज एक इंजाइम है। ठीक है, स्ट्रेप्टोकाइनेज जो है ये एक तरह का क्या है? इंजाइम है। ये एक तरह का इंजाइम है, इंजाइम है। अब इस इंजाइम का जो उपयोग होता है वो कहाँ होता है? इंग्लिश में भी क्वेश्चन पहले पढ़ देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट स्ट्रेप्टोकाइनेज? ये एक इंजाइम है। इस इंजाइम का जो यूज होता है, जो उपयोग होता है, अक्सर हार्ट डिजीज में होता है। हार्ट डिजीज में अक्सर जो वेन आर्टरी वगैरह में जो ब्लॉकेज होते हैं, यानी कि ब्लड का जो क्लॉट बनता है, रक्त का जो थक्का बनता है, ठीक है, उसको हटाने के लिए किया जाता है स्ट्रेप्टोकाइनेज का। तो यहाँ पर गलत वाला पूछ रहा है, इसका उपयोग थक्का स्पॉट के लिए किया जाता है, स्फोट, यहाँ इंग्लिश में पढ़िए इसको। इट इज यूज्ड क्लॉट बूस्टर। ठीक है, एकदम किया जाता है, ये तो सही है। बी नंबर है, यह प्रतिरक्षा निरोधक के रूप में कार्य करता है। नहीं, यह गलत है। ये कोई भी इम्यून सिस्टम इम्यूनो सप्रेसर के रूप में या इम्यूनो सप्रेसर एजेंट के फॉर्म में ये काम नहीं करता है। ठीक है, ये क्लॉट बूस्टर यानी थक्का को हटाने में यूज किया जाता है। स्ट्रेप्टोकोकस नाम के बैक्टीरिया से ये बनता है, ये भी सही है, ये भी सही है। ये एक इंजाइम है, ये भी सही है। तो गलत ये पूछ रहा है ना कि गलत इसमें से कौन है, तो गलत कौन है भाई? तो ये वाला गलत है, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? बी नंबर, ये इसका सही आंसर, जो गलत आंसर है वही देना है। तो गलत आंसर बी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 18 है हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 18।
18 में ये विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ये रिपीटेड क्वेश्चन आ गया। तो इसका सही आंसर एक बार बताए थे, ये है। ठीक है, बैक्टीरिया, जो कि गलत आंसर मांग रहा था, तो बैक्टीरिया ये है ही नहीं, ये आपको हम बता भी चुके हैं। नेक्स्ट 19 में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन कवक को माइकोरीजा बनाती? कौन कवक को नहीं होगा, कौन कवक माइकोरीजा बनाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग फंगस, माइकोरीजा पहले होता क्या है? देखिए माइकोरीजा क्या होता है, सीधा सा बात याद रखिएगा कि फंगस, FUNGUS, फंगस प्लस रूट्स ऑफ हायर प्लांट, रूट्स ऑफ हायर प्लांट यानी उच्च स्तरीय पौधे का जड़, और कवक यानी फंगस, ये दोनों मिल के रहता है, तो इसको हम लोग माइकोरीजा बोलते हैं। अब कहता है कि फंगस जो होते हैं वो कई तरह के होते हैं, कई स्पेसीज होते हैं। तो इनका जो ग्लोमस होता है, ग्लोमस नाम का जो फंगस होता है, ये प्लांट के रूट के साथ रहते हैं और फॉर्म किसका करता है? माइकोरीजा का। इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? ग्लोमस होगा, ये ग्लोमस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हम लोग का 20। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन पे। नेक्स्ट 20 नंबर, 20 नंबर 20, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? ठीक है, तो विलियम हार्वे ने किया था। इसमें समझना क्या है, सीधा विलियम हार्वे ने किया था। ठीक है, इसमें इसका सही आंसर होगा विलियम हार्वे, इसने किया था। नेक्स्ट आते हैं 21। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हेरोइन के बारे में असत्य है? देखिए ये नाक द्वारा सांस लेकर या टीका द्वारा लिया जाता है, ये बात सही है। इसे मॉर्फिन के एसिटिलीकरण द्वारा यानी एसिटिलाइजेशन जो होता है उसके द्वारा बनाया जाता है, ये भी सही है। ठीक है, ये साधक होते हैं, ये भी सही है। लेकिन ये कौन कहता है? गलत, इसे कोक भी कहते हैं। नहीं, इसे कोक नहीं कहा जाता है। ठीक है, इसे कोक हम लोग नहीं कहते हैं। तो ये जो गलत आंसर है वो मांगा है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22। मैलिग्नेंट ट्यूमर से निकली हुई कोशिका का रक्त के द्वारा दूर दराज स्थलों पर पहुंचता है। आप देखिए इसमें आप लोग कैंसर वाले टॉपिक में हम पढ़ाए थे, या आप कहीं भी पढ़े होंगे तो ये पढ़े होंगे कि जब ट्यूमर बनती है तो ट्यूमर से जो मैलिग्नेंट सेल्स होती है, मैलिग्नेंट मतलब क्या? जो कैंसर बनाने वाली कोशिका है, ठीक है, या कैंसर बनाने वाला जो ट्यूमर उसको मैलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं। तो उनके सेल्स क्या होते हैं, वहां से अलग होते हैं, टूटते हैं, और फिर वो ब्लड सर्कुलेशन में जाती है और ब्लड के साथ सर्कुलेट करती है, और जिस जिस ऑर्गेन के कांटेक्ट में, संपर्क में आती है, सबको कैंसरस सेल में, कैंसर में बदलते चला जाता है। अगर ये स्टेज कैंसर में आ जाता है तो इसका मतलब पूरे बॉडी में कैंसर फैल सकता है। तो इस स्टेज को हम लोग मेटास्टेसिस कहते हैं। इसका सिर्फ हिंदी इंग्लिश है नहीं, लेकिन समझ लीजिए जो इंग्लिश में पढ़ते होंगे उसको हम लोग मेटास्टेसिस ही, हिंदी इंग्लिश बोथ आर सेम, दोनों में एक ही होता है, इसलिए यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश रहे या हिंदी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन कथन एड्स के बारे में असत्य है? यह एक विषाणु रोग, यानी कि कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट एड्स। ठीक है, यह एक विषाणु रोग है, इट इज अ वायरल डिजीज, ये एकदम सही है। ठीक है, इट इज काउज्ड बाय द ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, यानी ये शॉर्ट हो गया इसका HIV। ठीक है, ये भी सही है, ये भी इसका सही है, यहाँ ये भी इसका सही है। सी देयर इज ऑलवेज अ टाइम लैग बिटवीन द इन्फेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ एड्स सिस्टम। देखिए इसको समझने वाला चीज है। ठीक है, देखिए इसमें एड्स और HIV इन्फेक्शन में फर्क होता है। सबसे पहले अगर आपके बॉडी में, ठीक है, रेट्रोवायरस यानी कि HIV अगर आपके बॉडी में इंसर्ट करता है,
किसी भी तरह से, तो वो सबसे पहले इन्फेक्शन पहुंचाती है। जब ये क्या करती है, हम लोग का जो लिम्फोसाइट होता है, खास करके T4 लिम्फोसाइट, उस पर ये अटैक कर देता है, जिसके कारण जो इम्यून सिस्टम होता है वो डैमेज करता है। ठीक है, जब ये इम्यून सिस्टम डैमेज हो जाता है, ये डैमेज करने लगा, ये कि इन्फेक्शन था, लेकिन जब डैमेज हो जाता है तो जितनी भी बीमारी आपको होगी वो बीमारी आपका छूटेगा नहीं। आप कितनों ही दवाई खा लीजिए, वो आपके ऊपर काम ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि इम्यून सिस्टम आपका खत्म हो गया। तो इसमें क्या होगा, बहुत सारे बीमारी का जो कैरेक्टर है, जो सिम्टम्स है, जो लक्षण है, वो आपके बॉडी में दिखाई देगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको उसको हम लोग फिर कहते हैं, ये क्या कहते हैं उसको, एड्स सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, यानी कि अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज। ठीक है, अलग अलग प्रकार के रोग के लक्षण जब शरीर में दिखने लगते हैं तो उसको हम लोग डिसऑर्डर कहते हैं। ठीक है, तो डिसऑर्डर उसको कहते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है कि जो कि गलत है उसको फिर कहता है इन एड्स देयर इज प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन द नंबर ऑफ बी लिम्फोसाइट, यानी बी सेल्स में कहता नहीं, किसमें बताया आपको हम, टी लिम्फोसाइट का भी कौन, T4 लिम्फोसाइट, ये बी लिम्फोसाइट नहीं, T4 लिम्फोसाइट को अटैक करता है ये, जिसकी संख्या कम होने लगती है। तो इसका मतलब डी नंबर गलत है, तो गलत वाला ही आंसर मांग रहा है, तो डी नंबर इसका आंसर क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर होगा हम लोग का 24। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24। तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग 24 में, निम्नलिखित में से किस अंग में लसीकाणु का प्रतिजन के साथ पारस्परिक क्रिया होती है। देखिए भाई, हिंदी बड़ा भारी होता है। अस्थि मज्जा, थाइमस, प्राथमिक लसीकाम अंग, द्वितीयक लसीकाम अंग। इंग्लिश में पढ़िए, अच्छा समझ में आएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन लिम्फोसाइट इंटरेक्ट विथ एंटीजन, कहता ये है कि लिम्फोसाइट जो होते हैं वो एंटीजन से कहाँ पर मिलता है, शरीर के किस अंग में मिलता है वो। ठीक है, तो वो अक्सर जो मिलते हैं शरीर के किस अंग में, वो सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन में। जो प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन होते हैं वहां पर क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, जैसे WBC, RBC, जितने भी तरह के ब्लड होते हैं, जैसे WBC, RBC या ब्लड प्लेटलेट्स है, ये सब प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन में बनता है, बोन मैरो में बनता है। ठीक है, लेकिन मैचुरेशन वगैरह जो होते हैं वो दूसरे जगह होते, तो उसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन। तो इसका जो नेक्स्ट, इसका जो आंसर होगा वो होगा सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन। ठीक है, ये यानी द्वितीय लसीकाम होना चाहिए। ठीक है, खैर सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन इसका सही आंसर है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिसलेनियस है। फिर हम चैप्टर वाइज कल से फिर चैप्टर बाय चैप्टर हम क्वेश्चन आपको देंगे। आप लोग ये सारे क्वेश्चंस पढ़ लेंगे तो इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं रहेगा। लोग बार बार इस क्वेश्चन को कंप्लीट देखा कीजिए, आप लोग को बहुत फायदा होगा। 35 मार्क्स आपको आ जाएगा, हम लास्ट तक देते रहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में कौन सा एक स्वप्रतिरक्षा रोग है, स्वप्रतिरक्षा रोग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज, देखिए अपने आप ऑटो इम्यून डिजीज किसको कहते हैं हम लोग पता है। ऑटो इम्यून डिजीज जो होता है वैसे डिजीज होते हैं जब हम लोग का अपना ही इम्यून सिस्टम अपने ही बॉडी के पार्ट पर अटैक करने लगता है। तो इससे जो बीमारी होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। यानी हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है वो बैक्टीरिया को या दूसरे पैथोजन को मारने के खिलाफ काम करता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी इसको ये लगता है कि अपना ही बॉडी का कोई हिस्सा है या कोई कंपोनेंट है, कोई घटक है, ऐसा लगता है इम्यून सिस्टम को कि ये बाहर से आया और ये नुकसान करेगा शरीर को, ये उसी पर अटैक करने लगता है। ठीक है,
तो इसका जो ये इससे जो कई तरह के डिजीज होते हैं, इसमें से आपका जो एक दिया हुआ है रूमेटिड आर्थराइटिस, ये होगा इसका सही आंसर। ठीक है, ये सही आंसर, यानी अपना बॉडी अपने को ही मारना स्टार्ट कर देता है, ये वाला सही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 26 में आते हैं। दुग्ध स्रवण के प्रारंभिक दिनों के दौरान मां द्वारा स्रवित के कोलेस्ट्रॉम में किस प्रकार के प्रतिरक्षियों की प्रचुरता होती है? Which type of antibodies are abundant in the colostrum secreted by the mother during the early days of lactation? कहता है जब कोई माँ है बच्चे को जन्म दिया तो शुरुआत का जो 3-4 दिन का दूध होता है वो गाढ़ा एवं पीला होता है। वैसे दूध को हम लोग क्या बोलते हैं? कोलेस्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग कोलेस्ट्रम बोलते हैं। और कोलेस्ट्रम में जो होता है बनाया हुआ एंटीबॉडीज होता है, जिसका नाम होता है IgA मतलब इम्यूनोग्लोब्यूलिन ए। और बच्चे को ये बनाया एंटीबॉडी मिलता है क्योंकि इम्यून सिस्टम बच्चे का कमजोर होता है। तो अगर कोई पैथोजन जाएगा, इम्यून सिस्टम कमजोर, उसके खिलाफ बनने में बहुत समय लग जाएगा एंटीबॉडी, जिससे वो प्रभावित हो जाएगा। इसलिए इसको माँ के दूध से जो पहला 4-5 दिन का दूध होता है वो गाढ़ा और पीला होता है, जिसको कोलेस्ट्रम कहते हैं, और उसमें बनाया हुआ एंटीबॉडी मिलता है जिसको हम लोग IgA कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इम्यूनोग्लोब्यूलिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन युग्म गलत है? कौन सा पेयर गलत है? कहता है कि जो अमीबिया पेचिस होता है, अमीबियासिस इसको इंग्लिश में बोलते हैं, एंटीमीबा हिस्टोलिटी का कारण होता है। ठीक है, ये तो सही है, ये वाला सही है। एस्केरियासिस नाम का डिजीज एस्केरिस लम्ब्रिक्वाइड से होता है, यह अधूरा नाम है, ये भी सही है। फैलेरिया जो होते हैं बुचरेरिया बंक्रॉफ्टी से होता है, ये भी सही है। निमोनिया राइनो वायरस से नहीं होती है। राइनो वायरस से तो हल्का सर्दी जुकाम वगैरह होता है, निमोनिया नहीं होता है। ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एक अलग बैक्टीरिया होती है, उससे निमोनिया होता है। तो ये गलत वाला मांग रहा है, तो इसका सही आंसर कौन होगा? डी नंबर इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट? इनमें से कहता है कौन असत्य, कौन सा गलत है? अमेबिक डिसेंट्री एंटीमीबा हिस्टोलाइटिका से होती है, ये तो सही है, ये सही है। एस्केरियासिस वही वाला है। ठीक है, ये वाला राइनो वायरस ये इंग्लिश मोड में, ठीक है, वो हिंदी में था, ये इसका सही आंसर होगा। ये गलत वाला पूछ रहा है ना, इसका ये सही आंसर है। कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो गया है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। कपास के मुकुल कृमि को नियंत्रित करने वाले प्रोटीन किन जीन द्वारा कूटबद्ध है? द प्रोटीन दैट कॉटन वॉलवर्म्स आर इनकोडेड बाय विच जीन्स? कहता है किस जीन के द्वारा इसका, कौन सा जीन होता है जो क्राई प्रोटीन बनाती है, जो वॉलवर्म के जो लार्वा होते हैं उसको मारता है। उसमें 2 तरह के जीन होते हैं, जीन क्राई 1AC और जीन क्राई 2AB। तो ये दोनों डी में है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होगा वो कौन सा होगा? डी नंबर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30, ये लास्ट है। निम्नलिखित में से कौन परिपक्व इंसुलिन में नहीं होता है? इंसुलिन में कौन सा चैन नहीं होता है? ए चैन तो होता है, ये होता है। पॉलीपेप्टाइड बी चैन भी होता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड भी होता है। पॉलीपेप्टाइड चैन सी नहीं होता है। तो ये क्या बोल रहा है? नहीं वाला बोल रहा है। तो इसका सही आंसर कौन होगा? सी होगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। इस तरीके का मिसलेनियस क्वेश्चन और हम 1-2 दिन डालेंगे, लगभग 100-200 क्वेश्चन मिसलेनियस डालेंगे, और हम फिर चैप्टर वाइज आपको कराएंगे। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव करा देंगे। आप लोग कंप्लीट वीडियो देखिए और इसका स्टडी कीजिए, आपका टोटल से टोटल इसी से आ जाएगा। ठीक है, देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।